जिन लोगों को भी नया सोलर सिस्टम लगाना है तो उन लोगों के साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सोलर सिस्टम को किस तरह डिज़ाइन करें और किस तरह आप लोगों को ये पता चले कि कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको अपने घर पे लगवाना चाहिए। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं सोलर पैनल लेने जाते हैं तो वहाँ पे शॉपकीपर से पूछते हैं कि भाई मेरा तो 2 किलोवाट का कनेक्शन है, अब मेरे को 2 किलोवाट का कनेक्शन है, तो मोस्ट ऑफ द जो दुकानदार भाई हैं वो आपको बोलेंगे कि भाई 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो सर आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पर लगवा लीजिए। कुछ लोगों का 5 किलोवाट का कनेक्शन होता है, 10 किलोवाट का कनेक्शन होता है। तो अक्सर जो दुकानदार हैं या आप लोगों का भी जो अपना माइंडसेट है वो ये होता है कि जितने किलोवाट का आपके घर पे ग्रिड का कनेक्शन लिया हुआ है उतने किलोवाट का अगर आप सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवा लेंगे तो वो सोलर सिस्टम जो है आपके लिए परफेक्टली वर्क करेगा। पर फ्रेंड्स वो जो थ्योरी है वो गलत थ्योरी है। होता यूँ है कि जब हम इस तरह सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवा लेते हैं तो हमें मतलब फर्स्ट डे से ही डिसअपॉइंटमेंट दिखने शुरू हो जाते हैं कि यार पैनल को तो काम करना चाहिए। किलोवाट का मेरा अगर घर पे कनेक्शन लिया हुआ है, 2 किलोवाट का मैंने पूरा पैनल लगवा लिया पर मेरा पैनल तो शाम तक भी नहीं चल रहा है। और होगा यूँ कि आप जो संबंधित आपकी कंपनी है या जो दुकानदार भाई हैं आप उनको जो है जाके शिकायत करेंगे और उनके खिलाफ आप लिखेंगे कि भाई ये तो जो है कंपनी बेकार है या इनका पैनल बेकार है या इनका पूरा सिस्टम जो है वो बेकार है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा इंटेलिजेंस तरीके से आप लोगों को सोचना है कि अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स केवल आपको ये पता है कि कितने किलोवाट का जो सिस्टम है वो आपके लिए जो है वो सफिशिएंट रहने वाला है। अब दुकानदार भाई जो भी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब क्यों होगा कि आपका घर पे कितने किलोवाट का सिस्टम चले ना चले। उनको बेसिकली ज़्यादातर लोगों की जो सोच होती है वो होती है प्रोडक्ट बिक जाए बात खत्म हो गई। बहुत सारे दुकानदार जो इस तरह के हैं उनको यही पता नहीं होता है कि सोलर के अंदर कितनी टेक्नोलॉजी है और किस तरह हम सोलर से मैक्सिमम जनरेशन ले सकते हैं, किस तरह हम एक घर को ग्रिड फ्री कर सकते हैं। उन्हें बस ये होता है आप उनसे जाके पूछेंगे कि सबसे अच्छा पैनल मुझे चाहिए तो वो कंपनी आपको सजेस्ट कर देंगे कि भाई इस कंपनी का ले जाओ, ये कंपनी बहुत अच्छी है। एक्चुअली कंपनी ठीक है अच्छी है पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा मैटर करता है कि टेक्नोलॉजी आप क्या ले रहे हैं। तो चूंकि उन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं होता है तो इस वजह से भी जो सही चीज़ है वो एंड कस्टमर तक नहीं जा पाती है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने जो घर पे है अपने घर का सोलर सिस्टम आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं और सबसे इजी वे उसका क्या है, सबसे आसान तरीका उसका क्या है कि आप अपने घर का जो है सोलर सिस्टम डिजाइन कर लें। तो फ्रेंड्स मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स जब सोलर सिस्टम डिजाइन करने की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे घर पे कितने किलोवाट का कनेक्शन लगा हुआ है। अब ये जो कनेक्शन आपने जो विद्युत विभाग से लिया है, जितने भी किलोवाट का आपने कनेक्शन लिया है वो सिर्फ ये है कि आप इतने किलोवाट से ज़्यादा का लोड आप नहीं चला सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। मतलब मैंने 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया हुआ है तो मतलब ये है कि मैं 2 किलोवाट तक का लोड अपने किसी भी टाइम अपने घर पर यूज कर सकता हूँ 2 किलोवाट तक। अगर मैं उससे आगे जाऊँगा तो जो मेरा मीटर है वो बता देगा, विभाग से मेरे को नोटिस आ जाएगा कि साहब अपना कनेक्शन जो है कनेक्शन की क्षमता जो है उसको आप बढ़वा लीजिए। तो चूंकि जो सोलर पैनल है उससे हम लोगों को कांस्टेंट करंट नहीं मिलता है, कांस्टेंट प्रोडक्शन हम लोगों को नहीं मिलता है। मतलब कि मैंने 2 किलोवाट अगर सोलर पैनल लगवा लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा जो पैनल है मेरे को 2 किलोवाट का प्रोडक्शन कर रहा है। थोड़ा समझिएगा, मैंने 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मुझे 2 किलोवाट का प्रोडक्शन जो है वो मुझे मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है, उसका मतलब मैं आपको आगे वीडियोस में बताने वाला हूं। पहले आप अपने घर की रिक्वायरमेंट समझिएगा कि आपके घर की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 तरीके से आप लोगों को चेक करनी है। नंबर 1 तरीके से आपको ये चेक करनी है कि आपके जो आपका घर है उसके घर के अंदर जितने अप्लायंसेस चलते हैं, जितने भी मैक्सिमम एक टाइम पे अप्लायंसेस चलते हैं, तो आप सबसे पहला आप ये चेक कीजिएगा कि वो अप्लायंसेस मैक्सिमम कितना लोड लेते हैं। माना कि आपके घर पे एक एसी लगा हुआ है, कनेक्शन आपका 2 किलोवाट का है पर आपके घर पे एक ट्रेडिशनल एसी लगा हुआ है। अब ट्रेडिशनल एसी का जो लोड होता है वो करीब 2 से 3000 वाट होता है स्टार्टिंग लोड। आपके घर पे समरसेबल लगा हुआ है, समरसेबल 1 HP का है आपके घर पे सपोज, तो रेगुलर में तो वो खाएगा 800 वाट पर जब स्टार्ट के टाइम पे जब वो स्टार्ट होगा तो करीब वो 1600, 1700, 1800 वाट तक भी लेता है। तो आपको ये देखना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको ये देखना है कि आपके घर का एक टाइम पे जब आप लोड चलाते हैं तो मैक्सिमम कितना लोड आप चला सकते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि मेरे घर पे एक रेफ्रिजरेटर चलता रहता है, माना पूरे दिन चलता रहता है, एक फैन मेरे घर पे चलता रहता है, एक समरसेबल है मेरे घर पे। तो समरसेबल के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि अपने रेफ्रिजरेटर को बंद कर सकता हूँ उस टाइम पे, मतलब कुछ लोग सोचते हैं इस तरह का, और बाकी मेरे घर पे प्रेस है, इंडक्शन चूल्हा है, ये वो।
तो ये जो सारे लोड मैंने आप लोगों को बताए, इसमें जो मैक्सिमम लोड है वो क्या है? मैक्सिमम लोड है समरसेबल का या फिर इंडक्शन का। तो अगर आपको दोनों एक साथ चलाने हैं तो दोनों का लोड आप चेक कर लीजिए कि भाई मेरे को तो समर भी साथ में चलाना है, इंडक्शन भी साथ में चलाना है। इंडक्शन का लोड 1500 वाट और समर का मैक्सिमम लोड 1500 वाट। तो मेरे को जो इन्वर्टर लेना है, मेरे को जो मेरा सोलर इन्वर्टर या सोलर पीसीयू लेना है, वो इतनी कैपेसिटी का लेना है कि मेरे इन दोनों लोडों को एक साथ चला दे। अब 3000 वाट का लोड अगर आपको लिफ्ट कराना है तो कोई भी इंसान ये रिकमेंड करेगा आपको, और मैं भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 4000 VA का आप लोग अपना इन्वर्टर लें, क्योंकि किसी भी इन्वर्टर को, सोलर इन्वर्टर को 70% उसकी क्षमता से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप उसको 90% क्षमता पे चलाएंगे या 100% क्षमता पे चलाएंगे सोलर इन्वर्टर को, तो उसके जो कंपोनेंट है वो वीक हो जाएंगे और आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो पहला इसके अंदर जो फार्मूला है वो ये है कि हम लोगों को ये देखना है कि मैक्सिमम जो है हमारा लोड वो कितना चलता है। अभी इसी लोड को हम दूसरे तरीके से इस तरह देख सकते हैं कि मेरा सबमर्सिबल जिस टाइम पे चलेगा उस टाइम पे मेरा जो इंडक्शन चूल्हा है वो मेरा नहीं चलेगा। तो इंडक्शन चूल्हा अगर मेरा नहीं चलेगा, समर चलेगा, तो मेरा 1500 वाट या 1600 वाट मेरा मैक्सिमम। तो मैं 2 किलोवाट का भी अगर इन्वर्टर लगा लेता हूँ जो 2 किलोवाट का लोड लिफ्ट कर सकता है, तो वो इन्वर्टर मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा। अब एक और चीज़ मैं आपको साथ के साथ यहाँ क्लियर करता चलूँ कि मार्केट में जो आप इन्वर्टर्स देखते हैं वो आपको मिलेंगे या तो नंबर वाइज 1100 का नंबर है, या 1200 है, 1500 है, 1800 है, कोई भी आगे पीछे कोई नंबर हो सकता है उसमें, या फिर KVA में मिलेंगे आपको। 1 KVA है, 2 KVA है, 3 KVA है। तो KVA या ये जो नंबर है इनका वॉट से मतलब रिलेशन है, पर वो क्या रिलेशन है वो आपको देखना पड़ेगा। कई कंपनियां पावर फैक्टर 0.6 का देती हैं, कई कंपनियां पावर फैक्टर 0.8 का देती हैं। तो आपको ये देखना है, आपने जिस भी दुकानदार भाई से आप सोलर इन्वर्टर ले रहे हैं उसको ये देखना है कि मुझे इतने किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए, कि इतने किलोवाट का लोड चला सकता हूँ। KVA कुछ भी लिख रहा है उस पर मैटर नहीं करता है। तो मेरा पहला सजेशन आप लोगों के लिए ये वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, पर चूंकि ये बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो है और मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो में आप पूरा खुद से निकाल पाएँ, तो थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो को स्किप ना करें, आप पूरा उस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट तक मैं आपको सारी जो ये डाउट्स हैं आप लोगों के, सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। तो नेक्स्ट आ जाता है, ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि अब हमें इन्वर्टर जो है वो कितने किलोवाट का हम लोगों को इन्वर्टर लेना है। इसी के साथ में हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और डिसाइड करनी है कि हमें PWM इन्वर्टर लेना है या MPPT लेना है। तो MPPT और PWM, मोटी सी बात मैं बता दूं, MPPT और PWM को मैं डिस्क्राइब करने बैठूंगा तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। बस मोटी सी बात यह है कि जो इन्वर्टर्स होते हैं, जो सस्ते इन्वर्टर्स आपको, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मार्केट में जो आपको सस्ते मिलते हैं, जो सोलर इन्वर्टर्स लिखे होते हैं वो मोस्टली PWM होते हैं, और जो PCUs होते हैं वो MPPTs होते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के साथ में जाना है तो PWM ले सकते हैं, PWM इन्वर्टर्स आपको सस्ते मिल जाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं हमारा 2.5 kVA का इन्वर्टर है, 30,000 रुपये का है जी, इतना महंगा है, 2.5 किलोवाट का तो फलां कंपनी का 15,000 रुपये का मिल रहा है। तो अब वो जो 15,000 रुपये का 2.5 kVA का आपको मिला PWM का, और 30,000 रुपये का मिला आपको MPPT का। अब MPPT का 30,000 का इसलिए मिला क्योंकि उसके अंदर लेटेस्ट MPPT टेक्नोलॉजी का जो कंट्रोलर है वो लगा हुआ है, उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है उसका वो कॉपर का है, प्योर कॉपर का ट्रांसफार्मर है। तो ये चीज़ें होती हैं, आप इन चीज़ों को भी थोड़ा सा मैटर करें। तो मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि अगर आपको कोई छोटा सिस्टम लगवाना है, मतलब 1 किलोवाट या उससे नीचे, तो आप PWM के साथ भी जा सकते हैं। पर अगर आपको कोई बड़ा सिस्टम 2 किलोवाट या उससे ज़्यादा के सिस्टम लगवाने हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप MPPT के साथ में जाइए, क्योंकि MPPT के साथ में आपको 30% मोर पावर मिल जाती है, जैसा कि लोग कहते हैं, पर एक्चुअली 30% नहीं मिलती है मोर पावर, पर फिर भी हम लोगों को उस टाइम पे पावर ज़्यादा मिल जाती है जिस टाइम पे हमारी लो लाइट कंडीशंस होती हैं। कहना कि 30% ज़्यादा मिलता है, लिख के देना, कोई भी कंपनी सभी लिख के देते हैं, कहने को मैं भी आपको बोल सकता हूँ, पर एक्चुअलिटी नहीं होती है। एक्चुअलिटी यही होता है कि लो लाइट कंडीशन में हम लोगों को MPPT से ज़्यादा करंट मिल जाता है। कैसे मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को बस इन्वर्टर में ये डिसाइड कर लेना है कि आपको MPPT इन्वर्टर लेना है या PWM लेना है। मेरी रिकमेंडेशन MPPT के लिए आपको है। अब दूसरा जो है कि पैनल कितना लगाना है आपको, उसके लिए आपको पैनल की टेक्नोलॉजी जो है वो समझनी पड़ेगी। और पैनल की टेक्नोलॉजी बताऊंगा मैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जो पोली पैनल्स होते हैं वो 1 किलोवाट का जो पैनल होता है वो लगभग 3 से 4 यूनिट के बीच में जनरेशन करता है ऑन ईयरली एवरेज 300 दिन। इसी तरह उसका लेटेस्ट है मोनो में आजकल जो आ गया है, मोनो तो ट्रेडिशनल मार्केट से खत्म हो गया, तो आजकल आ गया मार्केट में मोनो पर्क। तो मोनो पर्क जो है 4.5 से 5 यूनिट का जनरेशन कर देता है 1 किलोवाट का पैनल। अभी इसी के साथ में बायफेशियल है, बायफेशियल में एन टाइप पैनल जो मैं बताता हूँ आप लोगों को, मोस्टली हम लोग रिकमेंड भी करते हैं, वो करीब 6 यूनिट साल के 300 दिन ऑन ईयरली एवरेज आपको बना के देगा। तो यहाँ पे आपको ये है कि
देखना यह है कि मेरा आज सुबह 7 बजे से कल सुबह 7 बजे तक कितने यूनिट का खर्चा हुआ। अब उसको देखने के लिए आप अपने मीटर पर जा सकते हैं, अपने मीटर रीडर से आप पूछ सकते हैं कि भैया ये बता दो मीटर में कि किस तरह हम देखें कि मेरा कितना जो है वो यूनिट का कनेक्शन होता है पर डे का, तो आपको बता देगा। तो माना आपका कनेक्शन होता है 10 यूनिट का 24 घंटे के अंदर, तो बस आपको ऐसा सिस्टम लेना है जो कम से कम 12 यूनिट का जनरेशन आपको करता हो, 12 या बल्कि और आप ज़्यादा चले जाइए, आप 13-14 यूनिट के हिसाब से आप अपना सिस्टम लगाइए, क्योंकि कई बार लो लाइट कंडीशन भी हो जाती हैं, कई बार लोड सडन बढ़ भी जाते हैं। अब इसमें आप किस तरह लगाएंगे सिस्टम को, उसके लिए आपको करना यह है कि अगर आप पोली पैनल के साथ में जा रहे हैं, माना मेरे को 12 यूनिट चाहिए तो करीब मेरे को 4 किलोवाट का पैनल लगाना पड़ेगा। मैं मोनोपर्क के साथ चला जाता हूं तो करीब 3.5 किलोवाट का लगवाना पड़ेगा, और अगर मैं मोनोपर्क बाइफेशियल के साथ में चला जाता हूं तो फिर मेरे को 2 किलोवाट का पैनल लगवाना पड़ेगा 12 यूनिट के लिए। तो आप लोगों को ये नहीं देखना है कि कितने किलोवाट लगा वहाँ पे, मतलब जैसे ही पैनल तो लगा वहाँ पे 4 किलोवाट का, पर जो प्रोडक्शन है वो आ रहा है मेरे को 12 यूनिट पर डे का। एक्चुअली पैनल हम इसलिए लगाते हैं कि हमें प्रोडक्शन मिले, हमें एनर्जी मिले, बिजली मिले। अब वहाँ पे 4 किलोवाट से हम लोगों को कितनी बिजली मिल रही है, माना 12 यूनिट मिल रही है। हमने बाइफेशियल लगाया, बाइफेशियल से कितनी बिजली मिल रही है, माना मुझे 11 यूनिट मिल रही है 2 किलोवाट से ही, तो फिर मुझे बाइफेशियल के साथ में जाना चाहिए। तो बाकी ये तो आप लोगों की है, चूंकि पोली जो पैनल होते हैं वो कॉस्ट वाइज उतने सस्ते होते हैं, पर बाइफेशियल जो पैनल है वो कॉस्ट वाइज उतना ही महंगा होता है। तो अगर आप कॉस्ट की बात करेंगे, प्रोडक्शन वाइज आप ये निकालेंगे कि मेरे को सोलर पैनल से कितना प्रोडक्शन मिल रहा है या कितना प्रोडक्शन मेरे को मिलना चाहिए, तो अगर आप उसकी कॉस्टिंग निकालेंगे तो वो आपको कॉस्टिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम आने वाली है, क्योंकि अगर पैनल महंगा है तो उसका जनरेशन भी उस हिसाब से ज़्यादा है, और पैनल अगर सस्ता है तो उसका जनरेशन उसी हिसाब से कम है। तो पीसीयू आपने डिसाइड कर लिया, पैनल आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा पैनल लेना है, और आपको ये भी पता चल गया कि आपके घर का लोड कितना है, तो पैनल लगवाना कितना है। 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी बात यहाँ पे ये हो सकती है कि मुझे लगवाना कौन सा है, कि ऑन ग्रिड लगवाऊँ कि ऑफ ग्रिड लगवाऊँ। तो फ्रेंड्स, ऑन ग्रिड सिस्टम्स वहाँ पे लगाए जाते हैं जहाँ पे जो डे का टाइम है, डे के टाइम में जो आपका ग्रिड है जो बिजली विभाग से आ रही है वो ग्रिड आपकी इंटरप्टेड आती है। अगर दिन में इंटरप्टेड ग्रिड आती है तो आप ऑन ग्रिड के साथ जा सकते हैं। ऑन ग्रिड के साथ में एक समस्या ये है कि अगर आपका दिन के अंदर ग्रिड कट गया, सपोज ग्रिड कट गया दिन के अंदर, तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा, और आपको संबंधित विभाग से नेट मीटर आप लगवाएंगे तो ही ऑन ग्रिड का आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ये ऑन ग्रिड की शॉर्ट में मैंने आपको बताया। अब अगर आपके यहाँ पे ऐसा है कि आपके यहाँ पे ग्रिड है ही नहीं, या ग्रिड डे के टाइम पे कटती है, 3-4 बार कट जाती है, और 2 घंटे का भी आपके डे के टाइम पे ग्रिड कटती है, तो फिर सजेस्ट ये किया जाता है कि आप ऑफ ग्रिड के साथ में जाएँ, बैटरी बैंक वाले इन्वर्टर के साथ में जाएँ। तो उसके लिए जो सबसे अच्छी बैटरी मानी जाती है वो सोलर की C10 बैटरी मानी जाती है, जो लेड एसिड में अगर आप जाते हैं तो मोस्टली इन्वर्टर्स अभी चूंकि लेड एसिड से रिलेटेड ही बन रहे हैं, तो उसी की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बन रहे हैं, तो आप लेड एसिड में C10 बैटरी के साथ आप जा सकते हैं। अब चूंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है तो इंडिया जो है वो लिथियम आयन की तरफ स्विच कर रहे हैं, और लिथियम आयन बैटरी का जो मार्केट है वो भी काफ़ी डेवलप हो रहा है। तो वहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि पीसीयू भी आप लिथियम आयन से रिलेटेड ले सकते हैं कि भाई लिथियम आयन का ही पीसीयू ले लें, और बैटरी भी आप लिथियम आयन के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि लिथियम आयन जो बैटरी है उसकी जो लाइफ सर्किल होता है वो लेड एसिड के कंपेरिजन में, अलग अलग टाइप की बैटरी होती हैं, अलग अलग टाइप का ही होता है, पर आप ये मान सकते हैं कि जो अच्छी तरह की जो लिथियम आयन बैटरी है उसका 3 से 4 गुना लाइफ टाइम होता है ट्रेडिशनल, अगर मैं अपनी सोलर C10 बैटरी से कंपेयर करूँ तो आप लिथियम आयन बैटरी के साथ भी जा सकते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर रह जाता है पैनल में, स्ट्रक्चर और जो है वायर्स कितने mm की लगेंगी और मुझे कैसे लगवाना है, तो वायर्स फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 5 किलोवाट तक भी आपका सिस्टम लगवा रहे हैं, 5-6 किलोवाट तक भी सिस्टम लगवा रहे हैं, तो आप 6 mm का DC वाला वायर उसके अंदर लगा सकते हैं। और स्ट्रक्चर में आप चाहे MS का लगाइए और चाहे आप GI का लगाइए, उसको बस केवल आपका जो पैनल है उसको होल्ड करना है। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ और एक चीज़ और बता दूँ कि जो लेटेस्ट टाइप के PCUs होते हैं उनके अंदर AC-DB, DC-DB और ये प्रोटेक्शन जो है इनबिल्ट होती हैं, तो एक्स्ट्रा में आपको कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है। पर मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने घर पे अर्थिंग आप ज़रूर करा लें, तो एक DC पॉइंट की अर्थिंग करा लें और एक AC पॉइंट की अर्थिंग तो आप एटलीस्ट करा लें। तो फ्रेंड्स ये पूरी जानकारी आप लोगों के लिए कि आप अपने घर पे सोलर सिस्टम किस तरह डिजाइन करेंगे, और अगर आपने जैसे
जैसे मैंने बताया है उस तरह आपने सिस्टम डिजाइन कर लिया, तो ये मेरा आप लोगों से वायदा है कि सोलर से आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। सोलर से आप जो जैसा सोचते हैं उससे बढ़िया रिजल्ट्स आपको सोलर से मिलने वाले हैं। सोलर खराबी इस वजह से लोग बताते हैं क्योंकि सोलर को सही तरीके से उनको लगाना नहीं आता है या गलत तरीके से उनको लगाया गया होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।